चिराग पासवान जी। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आज मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से माननीय स्पीकर साहब के ऊपर आए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आज जब मैं अपनी बातों को यहाँ पे दर्ज करा रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारा विपक्ष इतना मुद्दाहीन हो गया है कि आज उन्हें सदन में लाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव, वो भी स्पीकर साहब के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों में, सरकार की तमाम गतिविधियों में, तमाम कार्रवाइयों में अगर उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ लगा तो वो इसको लेकर आए। ये अपने में दर्शाता है कि अब विपक्ष के पास या तो कोई मुद्दा बचा नहीं, और हकीकत इसमें यह भी है कि सरकार की जो भूमिका रही है पिछले 11 सालों में, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियां रही हैं, नीतियां रही हैं, शायद उन्होंने कभी विपक्ष को ये मौका दिया भी नहीं। पर आज जब हम लोग इस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, स्पीकर व्यक्ति विशेष नहीं होता, चेयर होता है, और इस चेयर का सम्मान हम सब करते हैं, हम सबको करना चाहिए। ये चेयर किस आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। संविधान के आधार पर भारत की संसद, हमारा देश एकमात्र आधार पर चलता है। मेरे प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में इस बात को कहा कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मैं संविधान की ये कितना ये सम्मान करते हैं, क्योंकि कई बार कांग्रेस के तमाम नेता अपनी जेब में संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, अलग अलग मंच पे उसको लहराने का काम करते हैं। संविधान का सम्मान आप कितना करते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर संविधान के रचयिता, उनका इन्होंने कितना सम्मान किया इसका भी जिक्र आज होना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर इस शेर का हम लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस विपक्ष के नेताओं, दलों से जो इनका समर्थन करते हैं, बताइए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान किया इन्होंने? बल्कि इतिहास गवाह है और हर कोई जानता है कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे एक कार्य आप मुझे बता दीजिए जो आपने बाबा साहेब के सम्मान में किए हों। लगभग 4 दशक से ज्यादा भारत को स्वतंत्र हुए हो गए थे, पर उसके बावजूद बाबा साहेब की एक भी प्रतिमा, मैं फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट जब 2014 में बन के आया था, मुझे आश्चर्य होता था ये सोचकर कि एक ऐसा सदन जो संविधान के आधार पर चलता है और उसी संविधान के रचयिता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं है। बताइए क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिमा लगाई? आज संविधान के सम्मान की बात करते हैं, क्यों 4 दशक तक 89 से पहले 89 में जब वीपी सिंह जी की सरकार थी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिस सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस सरकार में पहली बार बाबा साहेब का तैल चित्र भारत के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया, जिसको आज हम लोग संविधान सदन बोलते हैं। और तकलीफ इस बात की कि उस वक्त तक एक दल नहीं, एक परिवार के 3-3 सदस्यों की प्रतिमा उस सदन में लगी हुई थी, पर बाबा साहब की प्रतिमा इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। आज हम लोग जब गर्व से बोलते हैं, फख्र से बोलते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न की उपाधि इनको उस सरकार में देने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा करने का काम उस वीपी सिंह जी की सरकार में किया गया। और ये लोग बात करेंगे संविधान की। जब आप संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं कर सकते तो उस संविधान का क्या सम्मान करेंगे? ये सवाल आपसे पूछना बनता है। और संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं आप लोग। पॉकेट में लेके घूमने की चीज है हमारा संविधान, अलग अलग मंचों पे लहराने की चीज है हमारा संविधान। एक प्रसंग महोदय आपकी इजाजत से मैं देना चाहूंगा। 2020 में किसी कारणवश मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था बिहार विधानसभा का, और उस वक्त मुझे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि मैं गठबंधन से अलग था, तो ऐसे ही विपक्षी दल जितने बिहार के हैं, मुझे कहा जाता था कि मैं अपने चुनाव प्रचार में मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस वक्त मैंने
कहा था कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर पोस्टर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। और ये है संविधान हमारा, इस लोकतंत्र के मंदिर की आत्मा है संविधान, हमारे देश की रीढ़ है संविधान, 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है संविधान। कैसे संविधान को आप अलग अलग मंच पे लहराते हैं, उसकी किताब को ये लोग जेब में लेके घूमने का काम करते हैं, और संविधान का सम्मान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कांग्रेस बताएगी, जिन्होंने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम किया। आज ये संविधान का पाठ हमें यहाँ पे सिखाने आए हैं। और अगर आप संविधान की बात अगर आप करते हैं तो संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, जिम्मेदारियों की भी बात करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज को पैरेलली लेकर चलने का काम संविधान करने का काम करता है। यहां पे आपको अपने राइट्स याद रहते हैं, आप अपने हकों की बात करते हैं, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता, उसे कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता। आप बोलने की आजादी की बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का भी तो एहसास कीजिए। कितनी बार आपने इस सदन का मंच का इस्तेमाल किया, कीजिए इस्तेमाल, पर सिर्फ एक जिद पे अगर आप अड़ जाएंगे कि मैं बोलूंगा तो इस नियम के तहत बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, अब बोलूंगा तब बोलूंगा। क्या प्रश्नकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या शून्यकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या अलग अलग डिबेट्स नहीं है मंच बोलने के लिए? आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर आप रखते जितनी बातों को रखना है, पर सिर्फ एक जिद कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, और उस जिद के चक्कर में आप भी नहीं बोले, किसी को नहीं बोलने दिया। यहाँ सपा, टीएमसी, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों का भी समय पूरा खाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति और उनकी उस जिद ने, और उस जिद की वजह से आपके खुद अपने दल के नेता कितना सफर कर रहे हैं। मैं खुद, मेरे दल में 3 फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। आपकी पार्टी में कितने फर्स्ट टाइमर्स होंगे, सपा में कितने होंगे, टीएमसी में कितने होंगे? सदन चलेगा तब तो बोलने का मौका मिलेगा। और कितने मौके मिलते हैं भाई, बाकियों को तो फिर भी समय मिल जाता है। जो बड़े चेहरे होते हैं वो मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख लेते हैं, बट कोई पहली बार का सांसद अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए सवाल उठाया, प्रश्नकाल ही होता है। उनके पास यही 0 आवर होता है, या अगर कभी कोई डिबेट होती है तो उनकी पार्टी उनको मौका देती है, यही मौके होते हैं ना। तो इन मौकों का इस्तेमाल करने की बजाय अगर संसद में गतिरोध ही चलता रहेगा, संसद को आप चलने ही नहीं देंगे। और क्यों नहीं चलने देंगे? सिर्फ एक जिद की वजह से। और जिद पे क्या याद आता है? अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। आपकी ड्यूटीज कहां जाती है? माई राइट टू मूव माई हैंड स्टॉप्स व्हेन द नोज ऑफ द अदर पर्सन स्टार्ट्स। आपको रुकना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, घेरिए। रोज सुबह हम मंत्री तैयारी करके आते हैं, रात भर हम लोग बैठते हैं कि कल सदन में सवाल है, पूछिए सवाल, देंगे हम जवाब। अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, बट अकाउंटेबिलिटी तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी जवाबदेही को आप तय करें, पर यह जवाबदेही आप तय नहीं कर रहे। प्रश्नकाल नहीं चलने देते, शून्यकाल नहीं चलने देते। क्या ये वो मंच नहीं है? सदन में सिर्फ आप एक विषय पर बोलेंगे तभी आपकी बात दर्ज की जाएगी। और यही कारण है, यही कारण है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देश की जनता इन्हें नकारने का काम कर रही है। मैं बिहारी हूं, बिहार की धरती से आता हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती पर ही वहां के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान कांग्रेस की सत्ता को ही उखाड़ फेंकने के लिए किया था। उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज वही काम देश की जनता के समर्थन से मेरे प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत करने का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका आचरण ऐसा है। इस तरीके के आचरण को कतई नहीं स्वीकारा जा सकता। सदन में इस तरीके से आना, टेबल पर चढ़ जाना। मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहाँ पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसडी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। इस तरीके का आचरण, और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें?
क्योंकि ये आचरण निरंतरता में होता गया तो परंपरा बन जाएगी और परंपराएं उदाहरण बन जाएंगी। और कल जो हमारी जगह यहाँ पे बैठा होगा वो आज का उदाहरण दे रहा होगा। इसीलिए जरूरी है आज की तारीख में हमें अपने आचरण को सुधारने की। एक के बाद एक जब मैं विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात करता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता पक्ष विपक्ष। जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन? एक विजन बता दें मुझे। अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें हैं, आप इसको सही कीजिए। ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है। और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है। और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी। और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने में मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए।
आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय, मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछिएगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 7 बजे